अगला जो हमारा सत्र है, आदमी जो हम बना रहे हैं, यह सत्र उस समय में हो रहा है या इसलिए इस सत्र की ज़रूरत है जिस समय में लोकतांत्रिक मूल्य लगातार हाशिए पर पुष्ट किए जा रहे हैं और हमारे सामाजिक सरोकार दिनों दिन बदल रहे हैं। ऐसे में इस सत्र की ज़रूरत भी होती है और इस सत्र की उपयोगिता भी होती है। मैं इस सत्र के लिए जो हमारे बीच आमंत्रित अतिथि हैं उन्हें एक एक करके आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा, देयर इज़ न्यूज़, देयर इज़ सेंस एंड देयर इज़ न्यू सेंस। दो दिस शो इज़ नॉट अबाउट दैट लास्ट वेट, बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव मनीषा पांडे विद अस। मनीषा पांडे एक समानांतर पत्रकारिता का जो संसार है जिसमें उन्होंने एक अपनी तरह की भंगिमा, अपनी तरह की भाषा विकसित की, या कहिए कि पत्रकारिता की आलोचना के लिए एक भाषा विकसित की। मैं मनीषा पांडे न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़ी हैं, मैं उसकी संपादक हैं। बतौर पत्रकार हम उनका स्वागत करते हैं, मनीषा पांडे जी। अगले क्रम में हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं, हमारा सबसे पहले परिचय उनसे हमारे व्हाट्सएप पर हुआ। एक कविता हम तक आई, प्रेम पत्र, और उस कविता के कवि श्री बद्री नारायण हमारे बीच हैं। आज वे कवि और बतौर समाज विज्ञानी हमारे बीच हैं। मैं अगले क्रम में इस मंच पर बुलाना चाहूँगा बहुत ही वरिष्ठ संपादक, वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम थानवी जी को। ओम थानवी जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस देश में पत्रकारिता के मूल्यों की जो नींव रखी गई थी उनसे पिछली पीढ़ी के द्वारा, उसको आगे बढ़ाया और उसको और पुख्ता दीवार तैयार की, पुख्ता बुनियाद तैयार की। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिंदी में। इस सत्र के संचालन के लिए मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनकी हाल ही में एक किताब आई है, मीडिया का लोकतंत्र, जो काफ़ी चर्चा में रही। मैं आवाज़ देता हूँ विनीत कुमार जी को। और अब ये स्टेज विनीत कुमार जी अपने हिसाब से समायोजित करेंगे। उनके पास 1 घंटा 5 मिनट का समय है। शुक्रिया रचित, शुक्रिया हिंदवी। रविवार छुट्टी का दिन, सप्ताह में एक दिन छुट्टी, जिसमें 50 तरह के काम और जिम्मेदारियां, और इन सब में आपने इस कार्यक्रम में शामिल होना चुना। आपको ये कार्यक्रम इस शहर का सबसे ज़रूरी काम लगा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आयोजक से जो हमारी बातचीत हुई उसके अनुसार जो आदमी हम बनाते हैं, इस बातचीत के इर्द गिर्द आसपास सोशल मीडिया, न्यू मीडिया होगा और उसके ज़रिए हम बाकी दुनिया में आवाजाही करते रहेंगे। तो हमारे बीच हैं ओम थानवी जी, बद्री नारायण जी और मनीषा पांडे। हम इस सत्र में आप तीनों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप हम सब की कद काठी उम्र हुलिये पर न जाएं। हमारे बीच आदिम ब्लॉगर के तौर पर जब सोशल मीडिया ने दस्तक दी थी हिंदुस्तान में, उसका सबसे शिशु ब्लॉगर ओम थानवी जी हमारे साथ हैं सबसे पहले। अब हम जब इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, न्यू मीडिया के बारे में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो हम सांकेतिक रूप से आदिम ब्लॉगर की एक पूरी कैटेगरी बनाते हैं और उस आदिम ब्लॉगर में ओम थानवी जी हैं। हमने जनसत्ता में इनको पढ़ा, लगातार पढ़ते रहे, लेकिन ब्लॉग पर, ख़ास तौर पर मोहल्ला के जरिए भी हमने पढ़ा। थानवी जी, आपसे मेरा बिल्कुल सीधा सा सादा सा सवाल है कि जो आदमी उस दौर में बन रहे थे, बना रहे थे का मतलब कि हम आदमी बन भी रहे हैं, और ये जो शीर्षक दिया गया है इस बातचीत का, ये रघुवीर सहाय की कहानी संग्रह का ही नाम है, और यहाँ जो आदमी से मुराद है उसमें स्त्री पुरुष नहीं, हाड़ मांस के उस मनुष्य से है जो हम सब हैं। तो इसका संबंध किसी भी तरह से जेंडर कैटेगरी से नहीं है। आप जिस दौर में आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत की, मेरे ख्याल से वो 6-7 का दौर रहा है। सोशल मीडिया के फिर बाद में नए नए ठिकाने बनते गए और आपकी सक्रियता भी बनती गई। उस दौर को थोड़ा याद जब आप करते हैं और अभी जो आप देखते हैं, उन दोनों में किस तरह का बदलाव, किस तरह की दुनिया आपको बनती बदलती हुई दिखाई देती है? धन्यवाद विनीत जी। ना आप आदमी सादे हैं, ना आपका सवाल सादा है। पर आदमी से मेरी मुराद जो है वो व्यक्ति से है। असल में मशीनों से हम सबका शायद नहीं, लेकिन
ज़्यादातर लोगों का नई नई चीज़ें आती हैं तो हमको लुभाती हैं, घर में भी बाहर भी। और तकनीक और मशीनों को लेके मेरी दिलचस्पी रही। बल्कि प्रभाष जोशी जी हमारे जनसत्ता के संस्थापक संपादक, उन्होंने एक बार एक अपना स्तंभ कागज कार्य में एक बार मेरे बारे में लिख दिया था कि एक संपादक हमारा कितना तकनीक को लेकर के। और उस ज़माने में मोबाइल नहीं आया था, पेजर आया था। मैंने उनको एक प्रस्ताव भेजा था कि सारे जो रिपोर्टर हैं उनको एक एक पेजर हमको देना है। तो उन्होंने कहा क्या चीज़ होती है? मैंने कहा भाई गले में घंटी बंधी हुई है, हम लोग जब चाहें तब उनको वहाँ संपर्क कर सकते हैं जहाँ भी वो फील्ड में गए हुए हों वगैरह। तो जब ये इंटरनेट पर सिलसिला शुरू हुआ और मोहल्ला लाइव का आपने जिक्र बहुत अच्छा किया, अविनाश हमारे दोस्त वो भी उस वक्त काफ़ी सक्रिय थे मुंबई जाने से पहले, और भी कुछ इस तरह के मंच थे। तो मुझको लगा कि ठीक है, हमारे पास अपना अखबार था लेकिन एक उत्तेजना उसमें नज़र आती थी जो डिजिटल माध्यम सामने आया, तो क्यों नहीं उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत थी। मेरा अखबार शहर में जा सकता है, कुछ और शहरों में जा सकता है, लेकिन वो सुदूर देशों में नहीं जा सकता, उसकी पहुंच नहीं है। और उस वक्त अखबारों के ऑनलाइन संस्करण भी शुरू नहीं हुए थे, तो एक जो पहुंच का दायरा है वो उसमें व्यापक लगता था, उसकी बड़ी संभावनाएं उसमें लगती थीं। और वो संभावनाएं धीमे धीमे करके साबित हुई, कितनी पहुंच हो गई। लेकिन उस पहुंच के बाद वही जो माध्यम है वो एक पतन का भी ज़रिया बन गया। पतन का यानी उसको आप समाज का कहें, मीडिया का कहें, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा होगी, बहस होगी। मीडिया का भी पतन हमने देखा और समाज का भी, इस अर्थ में कि जिस तरह आपने कहा कि जो आदमी हम बना रहे हैं, तो वो तो उसमें रघुवीर सहाय जी का जो आशय वही कि भी किस तरह का समाज हम बना रहे हैं, किस तरह का व्यक्ति हम लोग बना रहे हैं। तो हमने धीमे धीमे पाया कि वो जो एक नई तकनीक आई, नए माध्यम से हम रूबरू हुए, और बहुत खुशी के साथ, बड़ी उत्तेजना के साथ, बड़े उत्साह के साथ कि देखिए हम कितना साझा करेंगे सारी दुनिया में जो है हमारी चर्चाएं, बहसें, तमाम चीज़ें। लेकिन धीमे धीमे हमने ये देखा कि उसमें आग लगाने वाली चीज़ें भी सामने आने लगीं। और आजकल अब जितना कुछ हो गया, जो कुछ सामने आता है मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा समाज हम बना रहे हैं जो बुद्धि से बिल्कुल उदासीन, बहुत उत्तेजना से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ, जिसने दिमाग को लगभग गिरवी रख दिया हो, या दूसरे लोग उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में कोई वीडियो आता है ट्विटर पे देखता हूँ तो रात को तो खोलते हुए लगता है कि अगर इसमें कुछ लोग मिलके किसी को पीट रहे हैं तो मैं शायद रात को ठीक से सो पाऊँगा कि नहीं सो पाऊँगा। सच में मुझे इसकी फ़िक्र होती है। तो वो जो एक संवाद का परिवेश था, और आपको याद होगा कि किस तरह से उस दौर में सिर्फ एक शब्द गाली गलौज, उसको लेकर के एक दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान हैं, उनके साथ में बहस चली हमारी। और बहस जब वो उस पर आ गई इंटरनेट पे, तो और भी उसमें उसका दायरा बढ़ता चला गया। तो ये जो भाषा को लेकर के, चीज़ों को लेके, विचार को लेकर के, और विभिन्न तरह की साहित्य में भी जो गुटबाजियाँ वगैरह होती हैं, पर उसमें एक तरह का कहना चाहिए कि स्वस्थ उत्तेजना का परिवेश हमको मिलता था। और वो उसके बाद में जो दुनिया अब आ गई है, बहुत ढूंढना पड़ता है कि उसमें हम ढूंढें कि हमारे काम की चीज़ कोई सिनेमा के बारे में, पेंटिंग के बारे में, साहित्य के बारे में, समाज के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए जो हमको लगे कि हमने कुछ पाया है। खोया ज़्यादा लगता है और पाया हुआ कम लगता है। शुक्रिया। मनीषा, जहाँ से हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की और थानवी जी ने भी उसे विस्तार से बताया, मुझे एक किताब का यहाँ ध्यान आ रहा है, बगदाद बर्निंग। रिवर बेंड नाम की ब्लॉगर, एनोनिमस माने बेनामी ब्लॉगर वहाँ करती थी, और इराक़ पर उन दिनों हमला चल रहा था, और हमले के दौरान उसने ब्लॉग पोस्ट की, और जब इंटरनेट की सुविधा, बिजली की सुविधा ख़त्म हो जाती तो ऑफलाइन वो डायरी लिखती। बाद में 2011 में इस पर किताब आई। उस किताब के बारे में दुनिया के जितने बड़े नेटवर्क हैं उसने कहा कि ये किताब जिस तरह से इराक़ को बताता है, इराक़ की तस्वीर पेश करता है, शायद कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज़ नेटवर्क, कोई बड़ा मीडिया संस्थान भी ना कर पाए। तो इसका एक उजास पक्ष तो रहा है शुरुआती दौर में। यदि मैं भारत के और हिंदी के हवाले से बात करूं, तो थानवी जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, जो मासूमियत, हमने उस दौर को जिया है जिसमें हम ब्लॉग में जब ठीक कुछ नहीं कर पाते थे, तकनीकी रूप से फंस जाते थे,
तो जीमेल पासवर्ड दे देते थे। आज जीमेल पासवर्ड क्या मतलब, कोई अपनी स्क्रीन भी सामने बैठा हो तो शेयर करना नहीं चाहेगा। तो एक मासूमियत रही थी, एक सीखने की ललक थी। मैं एक चीज़ इसमें सिर्फ और जोड़ दूं कि ये वो दौर है जिसमें हिंदी से जिसका सीधा सीधा लेना नहीं था, बोर्ड की परीक्षा के बाद जो हिंदी भाषा और साहित्य के तौर पर खुद को भूल चुके थे, वो नए सिरे से आए। उसमें ललित जैसे लोग आए, उन्होंने कविता कोश बनाया, उसमें चिट्ठा जगत जैसी चीज़ आई, ब्लॉग वानी जैसे एग्रीगेटर आए। तो तकनीकी रूप से बहुत सारे ऐसे लोग आए जो हिंदी विभाग की पैदाइश नहीं थे, या हिंदी विभाग से या हिंदी संस्थानों से उन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उनको कुछ चाहिए भी नहीं था, और हिंदी में बहुत कुछ उन्होंने जोड़ा। इन सारी पृष्ठभूमि के साथ जब आज आप देखते हैं इस पूरे दुनिया को, तो क्या बदलाव, कैसी स्थिति आप पाते हैं? अगर बदलाव की बात करें तो बस जर्नलिज्म का एग्जांपल दूंगी। मैंने 2009 में शुरू करी थी जर्नलिज्म। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार है, फाइनेंशियल डेली, वहाँ से। तो उस टाइम पे अगर आपकी स्टोरी छपी नहीं, प्रिंट नहीं हुई, तो वो स्टोरी नहीं मानी जाती और आप जर्नलिस्ट नहीं माने जाते थे। और वेब डिपार्टमेंट ऐसा होता था, हमें डर लगता था कि कहीं हमें वेब डिपार्टमेंट में ना डाल दे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो लोग जा रहे हैं जो असली में कुछ पत्रकारिता नहीं कर सकते, उनको उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि आप इंटरनेट पे डालते जाओ चीज़ें। और वो बिल्कुल ही बदल गया है पिछले 15 सालों में। अब अगर आप इंटरनेट पे नहीं हैं तो आप पत्रकार ही नहीं हैं, चाहे आपकी कितनी भी फ्रंट पेज स्टोरी आते रहे। तो वो तो एक बदलाव है ही। लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट, एक इसके बारे में बहुत सोचती हूँ, क्योंकि जब भी पत्रकार मिलते हैं या जर्नलिज्म में डिस्कशन होती है तो सोशल मीडिया को लेके एक बहुत एक उदासीनता रहती है कि ओहो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गया, अब देखिए हेट स्पीच बढ़ गई और तनाव बढ़ गए हैं। लेकिन मेरा एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है सोशल मीडिया की तरफ, शायद क्योंकि पिछले 10 सालों में मैं जो कर पाई हूँ पत्रकार के तौर पे, वो यूट्यूब ना होता तो ना कर पाती, डिजिटल मीडिया ना होता तो ना कर पाती। हम लोग ऐसे बड़े बड़ी संस्थानें, चैनल्स को चैलेंज कर रहे थे जो बिल्कुल पत्रकारिता भूल गए थे, जो हर शाम को आके आपको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है कि शिव ढाबा कोई मुसलमान क्यों चला रहा है, या अमीन नाम का इंसान साई ढाबा क्यों चला रहा है, ये कांवड़ यात्रा पे जो हो रहा है। इतने संस्थान, इतने बड़े संस्थान हैं, इतनी रीच है, इतनी पकड़ है, और हम छोटे छोटे लोग जो डिजिटल मीडिया वाले हैं वो इस बड़े स्ट्रक्चर को चैलेंज कर पाए क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया था और हमें अपनी ऑडियंस मिली। और ऑडियंस को भी पता चला अच्छा ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही चीज़ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जैसे आपकी नई बुक में भक्त काल आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी भक्त हैं और भक्त काल चल रहा है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग सोच भी रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ और भी देखना है। तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद हम, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाती जो मैंने किया है। जब हम समाज की बात करें, छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगी, फिर आप फेक न्यूज़ की बात करें या हेट स्पीच की बात करें, अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सोचें तो शायद ही पार्टीशन से ज़्यादा दर्दनाक कुछ किस्से हमने सुने होंगे उसके बाद, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे। हम कहानियाँ सुनते हैं कि कैसे नेबर्स ही एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए थे, कैसे एक गांव में आप सदियों से रह रहे हैं लेकिन आपको छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि ओवरनाइट आपके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया। सालों से जो हिंदू मुसलमान किसी भी जगह में रह रहे हो उनको बिल्कुल ही उनका बंटवारा हो गया हो। उस टाइम तो कोई व्हाट्सएप नहीं था, उस टाइम कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन वैसी हिंसा हुई और उतनी नफ़रत हमें दिखी। हम तानाशाहों की बात करें तो हिटलर के पास ना ट्विटर था, ना स्टालिन के पास इंस्टाग्राम था। इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी आई तब भी कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उस टाइम लोगों ने बोला कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला अच्छा हुआ। तो अगर हम समाज में जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ सोशल मीडिया के दायरे से देखें तो हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत टाइम से हैं, नफ़रत, प्रेजुडिस, एक दूसरे के प्रति शक, और ये बस सोशल मीडिया एक एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है। मुझे लगता है सोशल मीडिया से हम काउंटर कर पा रहे हैं। अगर नफ़रत कोई फैला रहा है तो सोशल मीडिया में इतनी डेमोक्रेटाइजेशन है, इतनी स्पेस भी बन रही है कि उसका काउंटर भी आ रहा है। तो मैं हमेशा एक बहुत पॉजिटिव किस तरह के हम इंसान बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया को मैं नेगेटिवली नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी जागरूकता बढ़ी है सोशल मीडिया की वजह से, डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ी है और वैरायटी बढ़ी है। ठीक है।
बद्री जी, मनीषा ये कहना चाह मतलब उनकी पूरी बातचीत से निकल के है कि ये बहुत सरलीकृत कर देना होगा कि ये जितनी गड़बड़ियाँ, जितने तरह के झोल हैं वो सोशल मीडिया से है, और ऐसा मानना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन आपकी पूरी जो ट्रेनिंग है वो पुराने स्कूल से है, मतलब आप पहली कविता जब लिखी होगी बहुत तरह के स्तर पर संपादन हुआ होगा, बहुत तरह की राय शुमारी हुई होगी। उस पुराने स्कूल के हवाले से जब आप नए लोगों को देखते हैं लिखते हुए, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए, बड़ा बदलाव दिखता है। मुझे कुछ लोगों ने इनबॉक्स में कहा कि आप ये सवाल कर दीजिएगा, वो सवाल कर दीजिएगा, अब सबके नाम तो यहाँ याद नहीं है, लेकिन उसमें यही कहा कि ये अच्छा हुआ कि जो पहले से था वो ढका हुआ, वो ये खुल कर सामने आ गया। मतलब हमने देखा या देख रहे हैं कि कौन कैसा था, और इतनी क्रेडिट तो हमें सोशल मीडिया को देनी चाहिए। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। विनीत, सबसे पहले तो मैं सचमुच सोशल मीडिया से बहुत मेरी दूरी का नाता है, और सोशल मीडिया पे मैं जाता हूँ दुख लेने के लिए। यानी गया, कुछ गाली सुनी, फिर बंद कर दी, फिर गया तो फिर कुछ गाली सुनी। तो जस्ट क्योंकि मैं लिखता हूँ तो अखबारों में, तो उस पे जो गालियाँ हैं वो सोशल मीडिया पे आती है। तो जैसे सांप काटता है ना, वो जो आदत हो जाती है, फिर वो कटवाता है, वो नशा वाला। तो मेरा रिश्ता वही है सोशल मीडिया से। फिर भी विनीत और ये टीम ने, हिंदवी टीम ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत आभार। मुझे लगता है कि एक तरफ मनीषा ने तो बहुत पॉजिटिव जो बातें कही वो तो सचमुच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन का समय भी है ये सोशल मीडिया को लेकर के, क्योंकि एक दौड़ है, एक भाग है, और उस दौड़ में बहुत अच्छा कुछ बुरा होता जा रहा है। अच्छा हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, बुरा हो रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो आदमी हम बना रहे हैं, वो आदमी विस्मृति का मानुष, यानी इस मानुष के पास अपनी स्मृति नहीं है या होगी, विस्मृति लोप का मानुष हम गढ़ रहे हैं। और ये जो मानुष है वो असर्टिव दिखता है, वो रिएक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है, लेकिन सचमुच में वो अपने भीतर से एक बहुत, कहते हैं ना, जिसमें मटीरियल ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास स्मृति ही नहीं होती। स्मृति के बिना असर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना आपका सेल्फ नहीं खड़ा होता। सेल्फ नहीं खड़ा होता तो आप असर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये सोचने की ज़रूरत है अपने बारे में, जो लोग भी वहाँ सक्रिय हैं, कि हम क्या असर्ट कर रहे हैं, और जो असर्ट कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी चेतना हमारे पास, चेतना के स्रोत क्या हैं, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। दूसरा जो है वो बहुत देखने की, बहुत इनोसेंट स्पेस नहीं है सोशल मीडिया, वेरी वायलेंट स्पेस, वेरी पॉलिटिकल स्पेस। यानी जो इसका पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दो तरह से हुआ है। यानी एक तो सुपरफिशियल पॉलिटिक्स से आप देख सकते हैं कि भाई फलाने पार्टी, फलाना पार्टी, ये सब नहीं। जो हुआ है वो पावर के सेंस में हुआ है। आप सब जानते हैं कि पावर इज एवरीवेयर एंड पावर कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। पावर हर तरफ से आता भी है, और जो आता है वो पावर, वो कैसे होता है कि जो पावर का सोर्स है वो नॉलेज, जो नॉलेज पर हम खड़े हैं, वो नॉलेज मोस्टली कहते हैं ना, एक छद्म नॉलेज है। यानी व्हाट्सएप नॉलेज जिसको कहते हैं, या जो सोशल मीडिया पर ज्ञान जो दी जाती है, उस ज्ञान, वो ज्ञान का जो आधार आप देखेंगे वो तत्वतः गलत है, या तत्वतः ऐसा है जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अब उस आधार पे जो पावर खड़ा होगा, यानी नॉलेज एंड पावर, तो जो नॉलेज आपका पावर का आधार है, सोशल मीडिया आज पावर स्पेस अगर देखा जाए, वही अगर गलत है, तो वो पावर जो पैदा हो रहा है उससे, वो कहाँ तक सही होगा और कहाँ ले जाएगा हमें। तो मुझे लगता है कि बहुत ही यहाँ पर, और तीसरी चीज़ मैं बार बार महसूस करता हूँ कि इसमें एक पैसिव मानुस भी, यानी ऑलवेज वी आर रिसीविंग इट, मतलब कह रहे हैं तो भी रिसीव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं तो भी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सेल्फ का वो जो मेमोरी स्पेस है, जो स्मृति का जो पक्ष है, वो लगातार वीकेंड होता जा रहा है। और उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल मीनिंग उसके भी हैं, लेकिन मानुष स्मृति के बिना, और यहाँ पर निर्मल वर्मा को भी याद कर सकते हैं, आप मिलान कुंदेरा को भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेज आप याद कर सकते हैं कि स्मृति बहुत ज़रूरी है मानुष का, और तभी उससे प्रोटेस्ट भी पैदा होगा, रेजिस्टेंस भी पैदा होगा, उससे समाहार भी पैदा होगा,
और मुझे लगता है सोशल मीडिया इन चीज़ों को लगातार वीकेन कर रही है। और मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ हेट क्या पैदा हो रहा है, क्या मैं एक एक कहते हैं ना जो उसकी जो जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप जो विस्मृति की बात कर रहे हैं, मतलब क्या आप इसे कोई पीढ़ी से या उम्र से, माने जैविक उम्र से बांध कर देखते हैं, या आप ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ बहुत सक्रिय है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अधेड़ हो, या चाहे वो युवा, वो सब इसके तरफ जा रहे हैं या शिकार हो रहे हैं? मुझे लगता है कि वो जो मीडियम है वो मीडियम को अगर आप कहते हैं ना बैरल, जब हथियार आपके हाथ में है और चलाने वाला अगर ठीक नहीं है तो उस हथियार का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जब चलाने वाला खोखला होता जाएगा तो वो चलाएगा भी तो उसका सही उससे रेंज मार नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत यह है कि सोशल मीडिया करने वाले भी लगातार अपने मानुष को जगाते रहें, बचाते रहें, रूट के साथ अपने रिश्ते यानी स्मृति के साथ अपने रिश्ते को बचाते रहें, जबकि सोशल मीडिया बार बार उसको विस्मरण की तरफ ले जाती है। क्योंकि आपके पास सब कुछ है ना, जब चाहे आपने देख लिया, जब चाहे आपने चेक कर लिया, किताबों के नाम आप सब कुछ, मतलब ये जो पूरा मैं सोशल मीडिया तो एक पक्ष है, पूरा जो टेक्नोलॉजिकल ये जो साइबर स्पेस जिसको इतने स्फेयर कहते हैं अर्जुन अप्पादुरई। और एक बात वो और बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ओवर विजिबिलिटी, सेंस ऑफ ओवर विजिबिलिटी, यानी सोशल मीडिया आपको एक ओवर विजिबिलिटी का सेंस देती है जो आपके मानुष को ढकती जाती है। ये कहते हैं ना जो, तो मुझे लगता है अर्जुन अप्पादुरई इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरेटिशियन हु हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल मीडिया। बद्री जी जो बात कर रहे हैं उस पर दुनिया भर के देशों में काम हो रहा है, और शेरी टर्कल दुनिया के एक बड़े विद्वान के तौर पर इस दुनिया के जिसके बारे में बात कर रहे हैं बद्री जी जानी जाती हैं। वो बताती हैं पावर ऑफ कन्वर्सेशन इन द एज डिजिटल एज, कि आमने सामने बैठकर जैसे हम और आप सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी क्या ताकत है, और डिजिटल मीडिया कैसे इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। थानवी जी, मैं पूरी तरह इनकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन बात बड़ी प्रभावशाली तो है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जैसे इस देश के जो लाखों लोग हैं जिनको अभी बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है, अर्जित करनी है, वो साधन के स्तर पर भी है, प्रसिद्धि के स्तर पर भी है, एक मकाम हासिल करना है। लेकिन आपकी पीढ़ी है, मैं बद्री जी को भी इसमें शामिल करता हूँ, मतलब खुदा की नेमत से लगभग आप लोग को ठीक ठाक चीज़ें मिल गई, बावजूद मैं ट्विटर पर जाता हूँ और एक सूची बनाता हूँ कि इसमें से जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, 60 से पार जिनकी उम्र हो चुकी है, 50 से पार, आप उनसे हिंदी या अंग्रेजी सीख नहीं सकते। मतलब वो नए सिरे से उत्तर निरक्षर हो रहे हैं। उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर लगता नहीं है कि कभी स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, जबकि उनकी डिग्री एमए की है, एमफिल की है, पीएचडी की है। एक प्रोफेसर आते हैं देश के सबसे तेज कहे जाने वाले चैनल में, और देश के सबसे तेज तर्रार एंकर उनको रोज कहती हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। उस प्रोफेसर को रोज कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप थोड़ा पढ़ कर आइए। और फिर वो अगले दिन वो व्यक्ति आर्ट्स फैकल्टी कम और नोएडा फिल्म सिटी फिर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। बाद में बात यहाँ तक आ जाती है कि मुझे पता है आपकी नौकरी कैसी लगी है। मतलब इतना जलील होने की हद तक 5,000 6,000 रुपये का लिफाफा अगर हम ले रहे हैं तो हम कैसा इंसान, कैसा आदमी बन रहे हैं, खुद को कैसा मतलब पीएचडी की डिग्री मुझे मिल गई हो किसी विश्वविद्यालय से, और रोज़ मुझे कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और 5,000 रुपये हमारे पेटीएम हो जा रहा है। तो ये जो मनुष्य बन रहा है, जो बहुत अनुभवी है, बहुत घुटा हुआ है, मैं कहूँ तो बहुत गाढ़ा है, ठस भी है, ये कौन से ऐसे हालात बन रहे हैं जिसकी तरफ जा रहे हैं ऐसे लोग आपके दौर के लोग? पर ये तो टीवी मीडिया की प्रॉब्लम है ना। नहीं, ये टीवी मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको सोशल जोड़ दूं, मीडिया में इसके मीम मनीषा, बनेंगे। मैं एक चीज़ मैं जोड़ दूं, सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे लोग लिख रहे हैं जो दरअसल आईटी सेल में जाने की इंटर्नशिप कर रहे हैं। देश की राजनीतिक पार्टियां उनको आज न कल आईटी सेल में शामिल कर लें, इसके लिए लोग रियाज कर रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ शुभेच्छा से राज्यसभा के लिए भी कर रहे होंगे इंटर्नशिप, स्पोक्सपर्सन बन चुके हैं। तो अब देख भी रहे हैं आप। तो ये बात सिर्फ टीवी तक महदूद नहीं है। बहरहाल थानवी जी, आप इस पर कुछ। देखिए बद्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और विजिबिलिटी वाली वो तो है ही। ये सारा जो सोशल मीडिया और बल्कि उसको डिजिटल माध्यमों
के दायरे में उसको व्यापक कर दीजिए, टेलीविज़न को भी उसमें आप शरीक कर लीजिए उसमें, क्योंकि प्रिंट के बाद का ये जो तथाकथित विकास है तो ओवर विजिबिलिटी तो है ही है, और मतलब एक तरह का अहंकार जो पैदा किया है काम करने वाले लोगों के बीच में, और जो उस सब का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो हम बड़ा विस्तार से, बड़ी गहराई से कर सकते हैं, किस तरीके से आत्मप्रचार, अपनी तस्वीरें, अपनी किताबें, अपना प्रचार, वो सब तो है। पर मेरा सोचना ये है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिस अर्थ में आप बात कर रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, वो ये है कि जो समाज हमारे सामने है, और साफ साफ शब्दों में हमको कहना चाहिए कि जो हिंसा का मंजर हम लोग देखते हैं रोज़, और अभी ताज़ा अगर आप उदाहरण देखें, जो ये अभी कांवड़िए जो है जाते हैं यात्रा में, और उस के लिए एक प्रदेश की सरकार ने, यूपी सरकार ने आदेश जारी किया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया है। तो उसमें मतलब आप देखिए, आए दिन में 5-7 तो मैं ही जब भी टटोलने बैठता हूँ तो उसमें आपको कोई कार तोड़ रहा है, कोई किसी गाड़ी तोड़ रहा है, किसी का सिर फोड़ रहा है, वो नज़र आता है। यानी ये हिंसा का जो तांडव है, ये हमें कहना चाहिए कि ये इनको कौन सिखा रहा है, कौन इनको शह दे रहा है। वो सिर्फ आदेश जारी करने की हिम्मत किसी सरकार की कैसे हो सकती है, और बाद में कितना उसको समर्थन मिला है, बड़ा व्यापक समर्थन अगर आप देखें उसको मिला। और वो सारे लोग जो, मैंने इसको ट्विटर पे लिखा भी था, कि जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं ट्विटर पे, कभी भालू का फ़ोटो लगा देते हैं, कभी अमिताभ बच्चन का, कभी मर गए उनका भी लगाते हैं, वो रफ़ी का, लता मंगेशकर का, पता नहीं किसका भी, और अपना नाम नहीं बताना चाहते। वो आप देख के जान सकते हैं, जो बद्री जी ने कहा गालियाँ पड़ती हैं, तो गालियाँ तो है ही, गालियाँ भी उसका एक हिस्सा, जो जब हम बात हिंसा की कर रहे हैं और जो समाज हम बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें वो भी शामिल है। किस किस्म की भाषा, क्योंकि उसमें आपको अपना नाम तो नहीं बताना पड़ता, अपना चेहरा नहीं बताना पड़ता। आप किसी को फ़ोन करके गाली दे दें जो आपको नहीं पहचानता, आवाज़ बदल के गाली दे दें, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो आमने सामने बात करने में एक शिष्टाचार, मर्यादा, अब ये सब चीज़ें अतीत की चीज़ें हो गई। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मनीषा जी, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि जो अच्छा हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर वो इतना थोड़ा है। आप खुद इस चीज़ को जानती हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री है, द वायर है, बहुत सारे मतलब खुश होने के लिए और गर्व करने के लिए हमारे पास में चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़ी हैं। और वो समाज हिंसा पैदा करने वाला, लोगों को डराने वाला, लड़ाने वाला, जाति और सांप्रदायिकता की जो चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं, कोई नई चीज़ें तो नहीं हैं, उनको हवा देने वाला, और उस हवा का माध्यम जो बन रहा है, वो ये नया माध्यम जिसको हम कहते हैं वो बन रहा है। और टेलीविज़न जो कि अब उतना नया नहीं है, वो तो उसमें शरीक है ही, क्योंकि भारत जैसे देश में उन सब लोगों के प्रति पूरा आदर रखते हुए जो निरक्षर हैं, और मैं मानता हूँ कि निरक्षर हैं लेकिन वो अज्ञानी नहीं हैं, वो शिक्षित हैं, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए सबसे कारगर जो माध्यम है वो इस देश में टेलीविज़न ही है। क्योंकि टेलीविज़न देखने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अखबार पढ़ने के लिए, पत्रिका पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और जो गंभीर न्यूज़ लॉन्ड्री को भी उसमें आप शरीक कीजिए, और इस तरह के द वायर वगैरह, उन चीज़ों को पढ़ने के लिए भी आप में एक थोड़ी उस तरह की पढ़ाई चाहिए। तो वो जो टेलीविज़न जिन तक पहुंचना चाहता है, और उसके बाद में ये जो सोशल मीडिया के जो भी गुंडे हैं, वो जिन लोगों तक पहुंचते हैं, तो आप ये समझिए कि वो समाज है जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डालना चाहता है। वो दुर्भाग्य से अब तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं डालना चाहते हैं, मतलब वो सोचने की सभ्यता ही धीमे धीमे करके छींच गई है। अब दिमाग पे बहुत बोझ नहीं डालना चाहते हैं, अब विचार भी चाहते हैं कहीं आपको मिल जाए। आप कुछ पढ़ते हैं, आपको लगता है ठीक है अभी मेरी बात हो गई, और आगे से आगे फिर लोगों को कहते हैं इसको वायरल कर दो, सामने वाले का दिमाग काम नहीं कर रहा, आप कर दीजिए। और जो ग्रुप बने होते हैं इसको आगे से आगे फैलाइए, और बिना कहे भी लोग तो फैला देते हैं। कोई चीज़ मिली नहीं, वो अपना दायित्व मान के चलते हैं कि इसको मैं और 100 लोगों तक पहुंचाऊंगा। और अगर वो हिंसा का होगा, मारकाट का होगा, हत्या का, खून खराबे का होगा, मान के चलिए जो उस हिंसा में विश्वास करता है वो तुरंत उसको आगे 100 लोगों तक भेज देगा। तो ये जिस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है, उसके बीच में जो अच्छे माध्यम हैं, अच्छे चैनल हैं या अच्छे पोर्टल हैं, वो मेरा मानना है कि वो बहुत थोड़े, बल्कि हाशिए पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो है उतनी बुलंद आवाज़ में नहीं रह पाते हैं जितना कि ये जो एक हिंसा का
बड़ा दायरा जो आपका डिजिटल माध्यम क्रिएट कर रहा है, तो उसको सीधा निशाना बनाइए, बात उसकी कीजिए। बाकी जो बातें हैं, स्मृति हमारी जो है वो तो देखिए हर जगह उसके महत्व की बात की जा सकती है। आप साहित्य में भी बात कर लीजिए, आप डिजिटल माध्यम में भी बात कर लीजिए, पर इनका क्या करेंगे जो जिनको लोग डंडा हाथ में दे रहे हैं और सैया भय कोतवाल वाला हाल हो रहा है, जिसमें उनको बचाने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो मारने वाले लोग भी और उनको बचाने वाले लोग भी, और उसके साथ में आपने उनके हाथ में एक ही नया डंडा माध्यम का दे दिया है, जो माध्यम मुफ्त का है, उसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है, दिमाग भी खर्च नहीं होता, आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी भी नहीं है, और आप जो है अगर उस तरह की विचारधारा में विश्वास करते हैं और उसको संरक्षण देने वाले लोग सत्ता में मौजूद हैं, और दूर तक आप देखिए कि मैं सोचता था शायद केंद्र की सरकार जो है उस आदेश को रोक देगी, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह के कांवड़िए थोड़े ही हैं। हमारे राजस्थान से भी बहुत लोग जाते हैं, बड़ी आस्था के साथ जाते हैं, तो अभी तो एक ही प्रदेश का आदेश है, उन लोगों का क्या होगा? वो भी तो रास्ते में रुक करके कहीं खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये तो बेमेल सी चीज़। लेकिन केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, और जो है वो मुखर रूप से कई लोग उनके पीछे थे, लेकिन बाकी तो चुप रह करके जो समर्थन देने वाले थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत ताज़ा है, बहुत ऐसे हज़ारों और उदाहरण दिए जा सकते हैं। वो जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो जिस आदमी को बना रहे हैं, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए और साफ साफ शब्दों में उसकी निंदा करनी चाहिए। ठीक बात। थानवी जी ने बीच में अपनी बातचीत में गालियों का जिक्र किया। एक मैं संदर्भ छोटा सा जोड़ देता हूँ। ब्लॉगिंग के दौर में एक ब्लॉग बनाया गया, गालियों से परहेज कैसा। जितेंद्र कुमार नाम से के व्यक्ति चलाते थे उस ब्लॉग को, और वो एक गाली को परिभाषित करते थे। देखिए, मैं थोड़ा पेशे से मास्टर आदमी हूँ, तो मैं बड़ी सख्ती से कह रहा हूँ कि आपको दिलचस्पी ना है तो बाकियों की दिलचस्पी ख़राब ना करें। जिनको बहुत ज़रूरी काम है बाहर चले जाएं। तो जितेंद्र कुमार एक गाली लिखते थे और उस पर उनको बहुत गालियाँ पड़ती थी, और एक तरह से वो आमंत्रित करते थे कि आप गाली दें जिससे कि गालियों की वैरायटी बने और वो उसको परिभाषित किया जाए। इसका लाभ जो है ये ट्विटर और फेसबुक को बहुत हुआ होगा, क्योंकि वो जो बैंक बना रहे होंगे गालियों का बैंक, तो वो पता कर रहे होंगे कि गाजीपुर की गाली कौन है, फलौदी की गाली कौन है, और उससे उनको फिल्ट्रेशन में मदद मिली होगी। बहरहाल, हम जितनी बातचीत कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा कंटेंट को लेकर है, सामग्री को लेकर है। दो सिरे से अभी बातचीत हमारी और बाकी है। एक तो भाषा का सवाल, और मनीषा जब पूरे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखिए तो लगता है कि ये कोई मर्दाना माध्यम है। माने मर्दाना माध्यम इस अर्थ में है कि बड़ी तेज़ी से लोग अपना प्रोफाइल लॉक कर रहे हैं। प्रोफाइल इसलिए लॉक नहीं कर रहे हैं कि उनकी सिर्फ बुलिंग हो रही है, उनको छेड़ा जा रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है और सिर्फ स्त्रियां हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि संस्थान बड़ी निगरानी रखता है उस पर। कोई भी इस सभागार में बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी तरह का साक्षात्कार देने जाता हो, उसको 48 घंटे पहले सलाह दे दी जाती है, तुम अपना प्रोफाइल ब्लॉक कर लो सब जगह से। अब हमारे जैसे कुछ कर्म जले हैं, उसके इतने गूगल थ्रेड हैं कि मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो खैर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये माध्यम, स्त्रियों की सक्रियता यहाँ दिखती है, और इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी लंबी स्टोरी की है कि कैसे लोग अपने प्रोफाइल को छिपा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो स्त्रियां हैं वो खुलकर अपनी पहचान के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ख़ास तौर पर सक्रिय नहीं हो सकती। इसकी एक वजह भाषा है, और दूसरी वजह ये कि वो जो विषय चुनती है विमर्श की, क्योंकि जब हम आदमी की बात कर रहे हैं तो उनके सिरे से जो बहस के मुद्दे हैं वो अलग हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सीधा उनके चरित्र को लेकर, उनकी आदत को लेकर, उनकी शैली को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर सवाल किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी चर्चा आप भाषा को लेकर करें, और दूसरी बात ये कि ये जितनी बातचीत हो रही है वो कंटेंट और उसकी सामग्री पर आधारित है। आदत पर हम थोड़ी कम बात अभी कर पाएँ। बद्दी जी ने इशारा किया है, लेकिन उसमें ही हम आगे आएंगे। भाषा और स्त्री की जो मौजूदगी, गैर मौजूदगी है। सो ये तो बिल्कुल है कि महिलाएं जो हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों या जर्नलिस्ट हों या एक्ट्रेसेस हों या किसी भी पेशे में हों, उनकी तरफ एक ख़ास तरह की टिप्पणी होगी जो शायद मर्दों को नहीं झेलनी पड़ती। तो अगर छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ बन जाती, जैसे
बहुत छोटा उदाहरण मैं दूं तो अगर कोई 2 एंकर्स हैं जो आदमी होंगे, उनके बारे में कभी ये नहीं बोला जाएगा कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपके बाल ऐसे हैं या आपके दांत ऐसे हैं। महिला अगर होगी तो सीधा सीधा पहले अटैक जाता है कि आप कैसी दिख रही हैं, आपके बाल ऐसे हैं या आप शूर्पणखा जैसी लग रही हैं, ये सब ऐसी टाइप चीज़ें जो होती हैं। तो एक सीधा अटैक फिजिकलिटी पे तो है ही। उसके बाद आप देखें जो रेप थ्रेट्स हैं या सेक्सुअल कॉनोटेशंस हैं, वो सब महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से कोई भी जो एंकर हैं जो आदमी हैं उनको ये नहीं, उनके बारे में बाकी चीज़ें बोली। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो अगर जर्नलिस्ट को ज़्यादातर क्या ही बोला जाता है कि या तो आप बिके हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या आप किसी और पक्ष से हैं। तो जब मर्दों की बुराई होती है तो हमेशा हम पॉलिटिक्स के उससे करते हैं। महिलाओं के बारे में करेंगे तो हम बोलेंगे अरे आपका बॉयफ्रेंड ये है, फलाना ढिमकाना है, या आपकी शादी शायद किसी इसके साथ हुई है, उसके साथ। तो हमेशा रिलेशन में ही। इनफैक्ट एक बहुत फ़नी एक चीज़ किसी ने कहा था, एक महिला पत्रकार हैं जिनको हमेशा ऐसे बोला जाएगा कि अरे तुमने तो जहादी से शादी करी है इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। तो उनका ये कहना था कि ऐसे क्यों कि मैंने शादी करी है, मुझे ये क्यों नहीं बोला था कि मैं हूँ। क्योंकि अगर आपको कुछ बुरा बोलना है तो आप यही बोल दो कि मैं खुद ही ऐसी हूँ, बजाय कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हुई है। तो वो थोड़ा जोक था। तो ये है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि अगर हम इसको बस सोशल मीडिया के तरीके से देखें तो हम कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मानसिकता है लोगों में, और जो ट्रोल्स हैं वो वही मानसिकता की बातें कर रहे हैं जो लोग सोचते आए हैं, अब बस खुल के बोल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है उसी तरफ सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसे शोज़ अब होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा शो के बारे में बात करूँगी, DW में एक सेहत टॉक करके आता है जिसके बहुत व्यूज़ हैं। उसमें महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं सेक्स से रिलेटेड या डिज़ायर से रिलेटेड या किसी भी फिज़िकल एस्पेक्ट से रिलेटेड इतनी खुल के बातें हो रही हैं जो शायद पहले कभी नहीं होती हों। तो सोशल मीडिया में ये भी है कि जहाँ एक तरफ ट्रोलिंग है, और मुझे लगता है ट्रोलिंग और भाषा, खास करके जिस टाइप की भाषा की बात हम कर रहे हैं, गिरावट जिसकी हुई है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम सोशल मीडिया से बस एम्पलीफाई हो रहे हैं। नहीं, वो तो हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, अकादमिक दुनिया के लोग, न्यूज़ मीडिया के लोग, वो भी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। आप सही कह रहे हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन उसी तरफ मुझे लगता है जिस तरह की एम्पलीफिकेशन और एम्पावर, मी टू मूवमेंट अगर आप देखें, वो बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया पे हुआ। उसका अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई औरत शायद इतना बड़ा मूवमेंट होता ही नहीं। आप एक ट्वीट से, एक पोस्ट से आप अपनी पक्ष रखें, और हमने देखा है कि कार्रवाई हुई उस पर कि फिर 4 और महिलाएं बोली कि अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इससे जो स्ट्रेंथ मिली, सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मी टू होता। तो ये एक स्ट्रेंथनिंग का काम भी सोशल मीडिया में बहुत हुआ है। जहाँ तक हम लोग बात करते थे अभी आदतों की, मुझे एक चीज़ लगती है ज़रूर सोशल मीडिया में, और इसमें शायद हमें अब स्कूल से ही थोड़ा, जैसे हमारा फिजिकल ट्रेनिंग की क्लासेस होती थी, वैसे ही हमें शायद अब इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए स्कूल लेवल पे ही कि सोशल मीडिया बिहेवियर, सोशल मीडिया की गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स क्या हैं, वो सिखाना बच्चों को। एक चीज़ जो बहुत क्लियरली अब नज़र आती है, अटेंशन स्पैन लोगों के कम हो गए हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों से मैं जब मिलती हूँ, यंग बच्चे खास करके, वो ये भी नहीं जानते कि मैं शायद यूट्यूब में एक शो करती हूँ जो 20 मिनट का है। वो ये बोलेंगे आप रील बनाती हैं, क्योंकि उनकी दुनिया बस रील है। वो 30 सेकंड्स की जो दुनिया, वो बस 4-5 घंटे लगा देंगे 30-30 सेकंड के वीडियो देख देख के, और वो ही उनका 4 घंटे का न्यूज़ कंजम्पशन होगा। तो अटेंशन स्पैन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें शायद सोचने की बात है, और इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अब साइंटिफिक रिसर्च काफ़ी बोल रही है कि मल्टीटास्किंग इंसानों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये शायद कंप्यूटर और मशीनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम तभी ज़्यादा सीखते हैं जब हम एक तरह से कॉन्सेंट्रेट करें किसी एक चीज़ में। लेकिन आप आज अगर देखेंगे तो मोबाइल भी होगा हाथ में, सामने स्क्रीन भी होगा, दूसरी तरफ कंप्यूटर भी होगा, और आप तीनों चीज़ें कर रहे होंगे। नेटफ्लिक्स देखते देखते आप फ़ोन में ट्विटर भी चेक कर लेंगे, वहाँ पे कुछ ऑर्डर भी कर लेंगे। तो मल्टीटास्किंग का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ह्यूमन माइंड पे, आई थिंक इस पे भी काफ़ी मतलब अब रिसर्च आ रही है कि ये नहीं अच्छा है। बद्री जी, आपने जो बात कही कि ये पैसे बनाता है लोगों का, लेकिन मनीषा जिस सिरे से इन चीज़ों को देख रही है, उसमें वो कह रही कि ये दुनिया उसके लिए बहुत एक्टिव होने की है, जो ऐसे आवाज़ नहीं उठा सकते संस्थानों में, या जो पूरी व्यवस्था है उसमें नहीं उठा सकते, वो आवाज़ उठा पाते हैं।
और हम लोग जब सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोज्यूमर, यानी एक व्यक्ति जो प्रोड्यूस भी कर रहा है, निर्माण भी बना भी रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है, माने वो पैसिव रेडियो टेलीविज़न की तरह दर्शक श्रोता नहीं है। तो अब अगर मनीषा के पूरे संदर्भ को शामिल करके आपसे बात की जाए तो आप इस चीज़ पर अभी भी बने हुए हैं कि निष्क्रिय करता है? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मानुष है, उस मानुष का जो आत्म है यानी सेल्फ है और जो उसका प्रोजेक्टेड सेल्फ है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन अंतर है। और जो प्रोजेक्टेड सेल्फ है वो उसके बहुत सारे ढोल हैं। उन ढोल को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उसको खुद ही अगर वो आदमी जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है अगर अपनी व्याख्या करता रहे और अपने को रिफ्रेश करता रहे तो शायद बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। ये सही है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे रेडिकल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को पूरी दुनिया में शक्ति दी है, लेकिन ये एक फेज में होता है। एक फेज के बाद फिर ये होने लगता है कि जो आइडियोलॉजी, जो विचार, जो पॉलिटिक्स एक रेडिकल उसके लिए चल रही होती है, बाद में उसको हेजोमेनाइज करने लगती है और सोशल मीडिया पर हेजोमेनिक इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर्स का बढ़ने लगता है और वो मोस्टली मशीनरीज पैदा करने लगते हैं, पॉलिटिकल मशीनरीज जो कि लड़ते हैं उनके लिए। तो सोशल मीडिया का स्पेस एक समय एक खास तरह से एक एम्पावरिंग स्पेस होता है, बाद में वो एक ऑप्रेसिव स्पेस भी हो जाता है और वो एक हेजमनी क्रिएट करने के लिए पॉलिटिकल पावर उसका इस्तेमाल करने लगती है, जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है। इलेक्शंस लड़े जाते हैं सोशल मीडिया से। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है, छोटी सी कथा है बात है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात कर रहा था तो मैं उनको बोल रहा था कि भाई आज से 15 साल पहले मैं उनको बोल रहा था कि 12 साल पहले कि भाई वो आप चुनावों में ये पर्चा बंटवाइए, क्योंकि मैं पुराने तरह का आदमी था। अपने समय चुनाव में हम गाँवों में देखते थे पर्चा बढ़ता था, उस पर सूरज का चिन्ह होता था। मैंने कहा ये सब बंटवाइए, गाँव के लोग तो यही सब समझते हैं। वो वहाँ एक प्रोफेशनल था, वो भी बैठा हुआ था। कहा नहीं साहब वो सोशल मीडिया शुरू करिए। तब मुझे समझ में नहीं आता था सोशल मीडिया क्या मतलब है, लेकिन तब मैंने अब देखा कि वो सोशल मीडिया पर इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और एक नई पॉलिटिक्स कैसे खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि इसको भी समझना होगा किस तरह से एक हेजेमनिक इन्फ्लुएंस और वो एक तरह से आइडियोलॉजिकल स्पेस फॉर एवरीवन, किसी भी पॉलिटिक्स के लिए वो एक माध्यम हो जाता है और जिससे पॉलिटिक्स की जाती है। दूसरा मार्केट का एक बहुत बड़ा उसमें एस्पेक्ट है जिसको समझना होगा और मुझे लगता है कि इस तरह से समझ के फिर अपने स्पेस को अगर बचाए रखते हुए कुछ पॉजिटिव सोशल मीडिया से निकलता रहे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। पॉजिटिव आप किस सेंस में कह रहे हैं कि वो सत्ता से सवाल ना उठाए? नहीं, पॉजिटिव इस सेंस में कह रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम लोग जब इंटरव्यूज करते हैं गाँवों में लोगों से या यूथ्स को, तो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स के उत्तर प्रदेश में जी। हम लोग सर्वे कर रहे थे तो युवा लोगों से बात हो रही थी नौकरी के बारे में। कहा बहुत बेरोजगारी है या ये सब बातें हम कर रहे थे। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होगा तो यूट्यूबर बन जाएंगे। वो देखिए रवीश कुमार इतना कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। तो वो तमाम तरह के नाम कोट करने लगा वो। तो मुझे लगता है कि ये एक मॉडल यूथ के मन में, खास के जो छोटे शहरों के यूथ के मन में, उसको लगता है कि कुछ भी नौकरी नहीं मिलेगी तो यूट्यूब का तो दुनिया है ना, उसमें चला जाऊंगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव तो है वहाँ पे। अब वो कौन कितना सफल होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव ये कि सवाल खड़ा करिए, लेकिन पहले ये पता हो कि सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो आपका ही सवाल है या किसी और का सवाल है, और जो पूछ रहे हैं वो सवाल कितना ज़रूरी है। और जब अगर वो सोशल मीडिया है तो उसको एक डायलॉजिकल स्पेस होना चाहिए। और डायलॉजिकल स्पेस का मतलब होता है जो बहुविचार, आप कहते हैं ना कि भाई समाज में तो बहुत तरह के विचार होते हैं, समाज में बहुत तरह की बात होती है, तो ये जो बहुल का क्या रिफ्लेक्शन वहाँ हो पाता है। हर आदमी उस बहुल को हथने में लगा हुआ है, अपने अतिरिक्त किसी को सुनना नहीं चाहता। तो जो साइबर स्पेस, अगर सोशल स्पेस हेट्रोग्लेसिया है तो क्यों नहीं साइबर स्पेस हेट्रोग्लेसिया होगा। साइबर स्पेस में बहुत सारे विचार एक दूसरे से संवाद करेंगे। तो डायलॉजिकलिटी खत्म हो रही है, मर्सेनरिज्म बढ़ रहा है, एक तरह से क्रशिंग और प्रेसिंग टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि इसको अगर, और वो कैसे होगा किसी के हाथ में नहीं है। आप कहते हैं कि भाई बुरी प्रवृत्तियां अगर हैं तो सामने आनी चाहिए, तो लेकिन उसका अनुकूलन भी तो कहीं होना चाहिए। कौन अनुकूलन करेगा? सबको, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई अपने बारे में कुछ भी लिख दे रहा है, दूसरे के बारे में कुछ भी लिख दे रहा है। पहले ये ठीक था कि पहले डेमोक्रेसी कहते हैं ना, जो अब डायलॉजिकल कम्युनिकेशन एक तरह से कम्युनिकेटिव डर्ट के रूप में बदलता जा रहा है। यानी एक मैं बड़ा कठिन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम्युनिकेटिव डर्ट। यानी उसको अगर रोकना है
तो सेल्फ अनुकूलन की भी ज़रूरत होगी। और आत्मज्ञान जिसको कहते हैं ना, बार बार क्रिटिकलिटी जिसको हम लोग बात बार कहते थे, कि एक क्रिटिकल सेंस अपने भीतर जब तक नहीं होगा तब तक सोशल मीडिया में भी वो क्रिटिकलिटी आपकी नहीं दिखाई पड़ेगी। आप या तो रिसीविंग एंड पे होंगे या दूसरों के सवाल उठा रहे होंगे, और एक दूसरे में हिंसा, वायलेंस, ये सब तो है ही है। ये सब पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ऑलरेडी आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर कह चुके हैं, तो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन वो सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये भविष्य सोशल मीडिया का रहेगा, चलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक अनुकूलन जरूरी है, और वो तभी होगा जब हम अपने को अनुकूलित करेंगे। अनुकूलन सही शब्द नहीं है, मतलब बार बार अपने को रिवाइज करते जाना, करेक्ट करते जाना, और बार बार पूछना कि हम ये किसका सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना जरूरी है, पर सवाल किसका है, ये सवाल किसने दिया है और किस लिए दिया है, और उससे हम क्या करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न बार बार करने की ज़रूरत है। मैं जितनी बात बद्री जी की पूरी इस विस्तार से की गई चर्चा से समझ पा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम सब के भीतर अपना विपक्ष भी जिंदा होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी बात है। माने ऐसे देश में जहाँ विपक्ष को होने ना होने को लेकर सवाल हो रहे हों, वहाँ अपने भीतर विपक्ष को जिंदा रखना। दोस्तों, मेरी तरफ से सवाल लगभग पूरे हो चुके हैं, समय भी हो गया है। आपकी तरफ से हम अगले 5-7 मिनट तक सवाल, 5 मिनट तक के तो सवाल ले सकते हैं। सवाल संक्षेप हो, आप अपना परिचय दें, और उसके बाद इस हम सत्र का समापन करेंगे। जो भी सवाल करना चाहते हो हाथ उठाएं। हमारे सहयोगी जी, हमारे सहयोगी उन तक माइक पहुंचाएंगे। हेलो जी, मेरा नाम विवांशु है जी। यानिस वारोफाकिस ने पूरे सोशल मीडिया को टेक्नो फ्यूडलिज्म बोला है, तकनीकी सामंतवाद। और जिस तरह हम देखते हैं कि ये केंद्रीय संस्था है कि सिलिकॉन वैली में कुछ तय होता है कि अब हम आप अगर सवाल कर देंगे तो बहुत अच्छा कि अब हम शॉर्ट फॉर्म वीडियो तय करेंगे, और पूरे दुनिया की आदतें उस तरह बदल जाती है। और उसका एक आर्थिक पक्ष भी है कि दुनिया के आज के सबसे बड़े पूंजीपति और साम्राज्यवादी सोशल मीडिया के मालिक है। तो इस पक्ष के बिना बात किए हुए क्या हम इसके डेमोक्रेटाइजेशन पर बात कर सकते हैं? किससे सवाल करना चाह रहे हैं आप? ये मेरा पूरे पैनल से सवाल है। मुझे लगता है कि मनीषा जी शायद जवाब देती डेमोक्रेटाइजेशन की बात की। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बहुत बड़ा इसमें, जैसा मैंने कहा कि बाजार का एक बड़ा पक्ष है, और मैंने ये भी कहा कि इसमें एक पॉलिटिक्स का बड़ा पक्ष है। तो मैं आपकी बात से असहमति नहीं है। डेमोक्रेसी भी चलेगा, रहेगी, और ये भी रहेगा। यानी कोई भी माध्यम जो होता है उसको, उसमें मल्टीपल स्पेस होते हैं। इवन हत्यारे के हाथ में भी अगर हथियार है तो उस हथियार का इस्तेमाल हो सकता है कि कोई प्रोटेस्ट के लिए उससे छीन के कर ले, ये भी हो सकता है। तो हथियार तो एक ही होता है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल अलग अलग शक्तियाँ करती हैं। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी। ये जो आप कह रहे हैं ना, इस तरह की शक्तियाँ बढ़ेंगी वहाँ, लेकिन डेमोक्रेटिक स्पेस भी वहाँ पे रहना चाहिए, रहेगा। इसीलिए हम लोग चिंता कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस बनाने वाले हैं वो अपने भीतर एक क्रिटिकलिटी विकसित करते रहें, अगर ग्रामशियन सेंस में कहें तो, और वो बार बार ये सवाल करें कि हम किसका सवाल पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, किस पार्टी, किस विचार, किस पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। जब मैं डेमोक्रेटाइजेशन की बात करी थी, मेरा मतलब ये था, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अदानी पे, 2-3 दिन तक हमें इस पर मीडिया पे कोई चर्चा नहीं हुई। हमें ये भी नहीं पता था कि रिपोर्ट कह क्या रही है, और पढ़ना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि बहुत टेक्निकल, फाइनेंशियल। और उस वक्त मुझे याद है लगभग 2 दिन तक हमें ट्रेडिशनल मीडिया में या ट्रेडिशनल जगहों पे नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। और दूसरे दिन शाम तक यूट्यूब में काफ़ी लोग हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या जो बातें करते हैं इसके बारे में, उन्होंने लंबे चौड़े वीडियो करके सब कुछ हमें समझा दिया क्या हो रहा है। और उसके बाद ट्रेडिशनल स्पेसेस ने बात करनी शुरू करी। तो इससे मेरा मतलब ये है कि हर टाइप की आवाज़ को एक स्पेस मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे ही रिलाई करें अपनी आवाज़ कहीं पहुंचाने तक। या हम देखते हैं प्रोटेस्ट के वक्त, फार्मर्स मूवमेंट जब हुआ, काफ़ी लोगों ने इग्नोर करा, काफ़ी लोगों ने इस पे सवाल उठाए, काफ़ी लोगों ने डिफेम करने की कोशिश करी फार्मर्स को। लेकिन फार्मर्स के पास अपने ज़रिए थे, अपना यूट्यूब था, अपना ट्विटर था, जिससे वो अपनी बात पहुंचा रहे थे। तो लेकिन आप जो बात करें वो प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी की है, कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
ये कैसे अपना एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स का क्या इंटरफेरेंस है, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी की हैं जो होनी चाहिए। दूसरा सवाल जी। मेरा नाम सुदीप्ति है और वैसे तो कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन ऑलरेडी 2 लोग दे चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ओम थानवी जी दें। और क्योंकि सत्र है आदमी जो हम बना रहे हैं, और वैसे ये सोशल मीडिया और इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैं यंग एडल्ट्स के साथ काम करती हूँ और मेरी चिंता है कि आदमी जो हम बना रहे हैं और जिसमें किशोर उम्र के जो बच्चे जो आगे चलकर आदमी बनने वाले हैं या ऑलरेडी आदमी हैं, और लेकिन जो हम इस समाज में हैं वो आगे चलकर वही आने वाले हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो पैनिक अटैक्स, मानसिक समस्याएं, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज जो हमने कभी देखे और सुने नहीं थे, और सेल्फ हार्म की बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज़ किशोरों में, खासकर करके लड़कों में आत्महत्या की प्रवृत्ति या आत्महत्या के आंकड़े बहुत हैं। तो इसमें हमारी, जो हम अभी आदमी बन चुके हैं, मानते हैं कि हम आदमी बन चुके हैं, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? ये तो शिक्षा का सवाल है, किस तरह का हम लोग परिवेश बनाते हैं और हम किस तरीके की एजुकेशन जो है इस मामले में लोगों को दे रहे हैं। हम दे ही नहीं रहे हैं, सच्चाई तो ये है। आप ये आपने देखा होगा बचपन से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल है और उस पर वो गेम खेलते हैं, और बच्चे जब वो खाना नहीं खाते हैं तो माएँ उनको वो मोबाइल पकड़ा देती हैं अपना, जिसमें वो गेम देखते हैं, और वो गेम देखते हुए वो खाना, ये मैं खुद नज़दीक से देखता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो उनके लिए काम आसान हो जाता है कि बच्चा गेम खेलता रहेगा तो वो कुछ खा लेगा, फिर उसका ध्यान इसमें नहीं जाता कि आप उसको क्या खिला रहे हैं। और अगर आप उसको गेम न दें और फिर आप खिलाएं तो वो खाना खाने को तैयार नहीं होता, तो माँ को लगता है कि ये मोबाइल पकड़ा दें और गेम खेलने लगे, तो ये तो माँ ने अपनी सुविधा देखी। अब आप आगे बढ़िए, जो आपने किशोरों की, मैं तो बच्चों से बात शुरू की, लेकिन आपने किशोरों की बात की है। किशोर के हाथ में तो आप सचमुच मोबाइल आजकल दे ही देते हैं लोग, चूँकि साधन हो गए, और वो बच्चे जिनकी अभी गाड़ी चलाने की उम्र नहीं है, उनको अगर आप BMW दे देते हैं और वो लोगों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो मोबाइल तो आप मान के चलिए कि इतने लोग हमारे समाज में अब संपन्न हो गए कि अपने बच्चों को देंगे, नहीं देंगे तो बच्चा छीन लेगा, मांगेगा, लेगा। लेकिन उस पर वो जो देखता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या एजुकेट कर रहे हैं, इसके बारे में कितना संवाद हो रहा है। ये तो मैं हिंदवी को, रेखता को बधाई दूंगा कि आप इस किस्म की चर्चाएं कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत एक परिवेश इससे बनता है। और चूँकि सोशल मीडिया का भी लाभ अगर आपको थोड़ा इससे मिल जाए तो बात आगे तक जाती है कि हम लोगों ने क्या बात की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने सारे माध्यम, सरकार, जो कि सरकार का मतलब हम ही हैं, हमारे पैसे से सरकार चलती है, लेकिन कोई ज़माने में आप देखते हैं कि इस तरह के अभियान चलते थे और सरकार पैसा खर्च करती थी विज्ञापनों पे, जिसमें परिवार नियोजन की बात भी होती थी, और लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि उस ज़माने में तो बहुत उपेक्षा होती थी लड़कियों की वगैरह। तो ये जो एजुकेशन के तौर पे, एजुकेशन का मतलब मैं पहली, दूसरी, चौथी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कि लोगों को शिक्षित करने का कोई अभियान नहीं चलता। सरकार अगर आज सोच रही है तो ये सोच रही है कि किस तरीके से कौन सा कानून लाए कि आपकी बोलती बंद हो जाए, आप जो उनको सुहाता नहीं है उन पे शिकंजा कैसे कसा जाए, बजाय इसके कि ये जो इतना बड़ा समुदाय जिसकी आपने चर्चा की, और वो गुमराह है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको सही रास्ता नहीं मिल सकता है या सही चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। इसी इंटरनेट के ऊपर, जिसकी मैंने चर्चा आपको की कि मुझको डर लगता है देखते हुए कि उसमें इतनी हिंसा है, ऐसा नहीं, उसमें कई बार बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अभी कोई थ्रेड देखा जो कलाकारों के बारे में था, पेंटिंग्स के बारे में था, और उन पेंटिंग्स के अतीत के बारे में था। पेरिस के बारे में एक अच्छा थ्रेड मिला कि किस तरीके से वो जो नया पेरिस किस तरह से बना, उस वक्त क्या विवाद था। ये किसी किताब में भी मैं पढ़ सकता था, पर अब चूंकि ये माध्यम सामने आए हैं और आप रेलगाड़ी से आ रहे हैं, आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उस समुदाय को सही दिशा में ले जाने की तो हम लोग अपना चुन सकते हैं ना। इसलिए मैंने चुन लिया, बाकी मैं घुमाता फिरता हूँ। और अब मैं धीमे धीमे इतना भी होशियार हो गया कि मुझको पता है कि मैं किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर रुकूंगा तो थोड़ी देर बाद में मुझको वैसा परोसना चालू कर देंगे वो। मतलब ये है, मतलब ये उनको पता चल जाता है, और आप जानते हैं कि इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बहुत ही आसानी से ज़्यादा देर तक अगर मैं ठहर गया और मैंने कोई घटिया किस्म का
वीडियो जो है वो देखा तो थोड़ी देर में बाद में आपको वही दिखाने लगते हैं। और वीडियो का तो आजकल ये हो गया कि एक वीडियो खत्म होता है वो दूसरा चालू कर देते हैं, उनको लगता है कि आप इसी में रस ले रहे हैं, जबकि हमें झुंझलाहट हो रही है। वो भी मजबूरी में देख रहे हैं, बाकी हम वापस वो पढ़ना चाहते हैं जो उसके साथ में वीडियो के साथ जो टेक्स्ट था, लेकिन वो आपको उसमें गुमराह करना चाहते हैं। तो मैं संक्षेप में जो बात कहना चाहता हूँ वो यही है कि कैसे एजुकेट करने के लिए, ये नहीं कि आप हमसे उम्मीद करने लगे कि आप लोग ट्वीट कीजिए और लोग करें। ये काम बड़े पैमाने पे सरकार और गैर सरकारी जो संस्थान हैं, ये मिलकर के ज़रूर इस बारे में कोई अभियान की तरह चले, और बिल्कुल राष्ट्रीय अभियान की तरह चले, जिसमें आप कहें कि बच्चों को भी, किशोरों की बात नहीं है, उनको आप किस तरीके से, तो उनको सोशल मीडिया से बचाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। वो खाना खाने के लिए उसका इस्तेमाल न करें, और भी चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल हो सकता। शुक्रिया थानवी जी। आखिरी सवाल हम लेंगे और इस सत्र का समापन हम करना चाहेंगे, समय हो चला है। कोई सवाल हो तो संक्षेप में करें। जी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रिंकू है। मैं जेंडर और यौनिकता पर काम करती हूँ, और इन दिनों मैंने डिजिटल मॉड्यूल को लेके कुछ हम सेशंस और डिज़ाइनिंग कर रहे थे। उस समय हमने अपनी टीम में जाना, और ये सवाल थोड़ा पर्टिकुलर एक तरीके के कंटेंट के बारे में, मीम, जो बहुत इन दिनों मतलब बहुत समय से फेमस थे, अब और फेमस हो रहे हैं। तो हमने अपनी टीम में ये जाना कि कैसे मीम्स जो हैं एक तरीके के मैम आप सवाल हाँ जी, सीरियसनेस, बाकी का गूगल लिंक हम सबको भेज देंगे, शुक्रिया। हम पढ़ेंगे उसे। जो सीरियसनेस है टॉपिक की, वो भी कमतर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सीरियस टॉपिक है उसको डार्क जोक्स के रूप में आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो उस दोनों के बीच में आप अगर पैनल में से कोई बताना चाहे, आपका क्या मानना है उसके बारे में, बस ये एक सवाल था। थैंक यू। मीम्स तो कभी कभी तो लगता है कि बहुत ही, कभी कभी जैसे अभी बजट गया, बजट पे जो मीम्स आए हैं, मुझे देख के मुझे लगा कि मतलब सबसे बेस्ट क्रिटिसिज्म मीम्स में ही हो रहा था। लेकिन यही है, जैसे हर चीज़ है सोशल मीडिया की, एक बैलेंस। अभी आप सिर्फ मीम्स ही देख के अपना पूरा वर्ल्ड व्यू डिसाइड करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी सटायर या ह्यूमर, और कभी कभी एक्चुअली बहुत अच्छा सटायर और ह्यूमर आपको दिखता है इन चीज़ों में, उसकी एक अलग पावर है। कुछ चीज़ें आप ऐसी कह सकते हैं जो बिल्कुल ही आपको, एक इनकम टैक्स पे एक्चुअली एक मीम बड़ा ही वायरल होता है, वो इतने साफ एक फ्लो चार्ट सा था, इतने साफ शब्दों में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया प्रॉब्लम क्या है, कि मुझे लगा बहुत ही किसी इंटेलिजेंट बंदे ने बनाया और बिल्कुल वायरल हो गया था। लेकिन उसी चीज़ पे आपने, मैं वही देख के बंद कर दूं तो फिर मैं कुछ नहीं सीखूंगी। अगले दिन आपने अखबार भी पढ़ने हैं, आपने देखना है कि इस पे इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। सो मीम्स मुझे तो काफ़ी क्रिएटिव लगते हैं, और हम अपनी टीम में बहुत डिस्कस भी करते हैं जब भी कोई न्यूज़ इवेंट होता है। लेकिन वहीं पे रुक जाना और यही देख के बस ख़त्म कर देना, वो एक प्रॉब्लम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इस सत्र का समापन औपचारिक रूप से करूं, इसके पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जोड़ देना चाहता हूं। बद्री जी ने पूरा जो जोर दिया कि हमें एक तरह से आत्म परीक्षण के दौर से गुजरना होगा। पिछले महीने फलौदी राजस्थान में एक घटना हुई जिसमें 70 साल के एक बुजुर्ग पर लगातार वीडियो बना रहे थे, जो कि कूड़ा बीनकर अपना जीवन चलाना चाहते थे, बड़ी ईमानदारी से अपना जीवन चला रहे थे। और राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी में एक वाक्य बार बार इस्तेमाल करते थे कि इस कूड़े का क्या करोगे। वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, क्योंकि उसके वीडियो वायरल हो रहे थे, तो वो बुजुर्ग उसके लिए कंटेंट हो गया, और वो रोज़ इतना वीडियो बनाया, इतना वायरल हुआ, इतना अपमानित महसूस करने लगा कि एक दिन उसने पेड़ से झूलकर अपनी जान गंवा दी। इस संदर्भ को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि हम जो भी सोशल मीडिया में कंटेंट बना रहे हैं, जो सामग्री बना रहे हैं, किसी का वीडियो ले रहे हैं, राह चलते फ़ोटो ले रहे हैं, ख़ुद को ये बताने के लिए कि हम बहुत शुभेच्छा से गरीबों के बारे में, मजलूमों के बारे में सोचते हैं, और वो कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है। इस मंच के माध्यम से मेरा आपसे आग्रह है कि इसके प्रति थोड़ा सतर्क रहें, और आपके लिए जो आय का ज़रिया हो सकता है, हिट्स, वायरल वीडियो बन सकता है, वो किसी की जान और ज़िंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है चीज़, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि आपकी तरफ, सुदीप्ति की तरफ से जो सवाल आया और थानवी जी ने जवाब दिया, यूनिसेफ काफ़ी इस पर काम कर रहा है, और इसका आप उनके पोर्टल पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी सामग्री मिलेगी जो इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन से कैसे बच्चों को, किशोरों को दूर करें, उसको लेकर लगातार उसकी तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है।
दोस्तों, चलते चलते मैं अपनी तरफ से जो बात इसमें बस शामिल करना चाहता हूँ वो ये कि ये पूरी परिचर्चा आपके कारण संभव हो पाया। हमारे तीनों वक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और बड़ी मजबूती से शामिल किए जाने की ज़रूरत है कि ये उन लोगों का बड़ा माध्यम है जो कहीं कभी सामने से दिखाई नहीं देते हैं। ये उनका भी माध्यम है जो बड़ी व्यवस्थित ढंग से इसमें पूंजी का निवेश कर चुके हैं। ये उनका भी माध्यम है जो देश के बेहतरीन संस्थानों से, मीडिया की, समाज विज्ञान की अलग अलग अनुशासन से पढ़कर आए हुए लोग हैं। मेरी गहरी चिंता उन लोगों को देखकर ज़्यादा होती है जिन्होंने देश और दुनिया के तमाम बड़े पुरस्कार लिए हैं, प्रशिक्षण पाया है, बड़े पदों पर हैं, जिम्मेदारी के साथ हैं, और उनके साथ हम ये वाक्य इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इन्हें साक्षर किए जाने की ज़रूरत है, और साक्षर होते तो ऐसा नहीं करते। ये दुर्भाग्य है कि हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो बहुत पढ़ा लिखा, प्रशिक्षित, पुरस्कार प्राप्त लाभार्थी है, और वो लाभार्थी ऐसा आदमी बना रहा है जो हाड़ मांस का ना होकर एक ऐसे तरीके से सोच रहा है, टाइप्ड है, जैसे जिम्बो है, कि कब किस पर हमला कर दे, कब किसको मार दे, बिना विवेक का, बिना दिमाग का। एक ऐसा समाज जिसका दिमाग माइनस किया जा रहा है, रोज माइनस हो रहा है। इस माइनस दिमाग को कैसे घनात्मक तौर पर बदलें, मुझे लगता है इस परिचर्चा से समझने की, सीखने की और नए सिरे से बात करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों वक्ताओं का बहुत शुक्रिया।